हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है। आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस सेशन के अंदर। तो आईपी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे, आपको पता होगा। तो आज की वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे और आपको पता होगा ये जो सीरीज है ये यूजफुल है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एनडी के एग्जाम की, एयरफोर्स के एग्जाम की, नेवी की या सीडीएस की। और करंटली अगर आप बेटा जी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए काफी यूजफुल है। आपके काफी सारे कंसेप्ट हैं रिवाइज हो जाएंगे। तो हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सेमीकंडक्टर का टॉपिक। देखिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है सेमीकंडक्टर। यानी मैं आपको बताऊं आज की जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी ये जो बेस है ये सेमीकंडक्टर ही है। तो हमें समझना होगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, क्यों खास है सेमीकंडक्टर, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सब बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल पे जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा इस चैनल को। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो बेटा जी सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो है क्लासिफिकेशन का। किसको? सॉलिड्स को। सॉलिड्स में खासकर हम किसको? सब्सटेंस को। जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ना, हम उनको क्लासिफाई करेंगे, उनका डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि क्या उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर पाता है या नहीं कर पाता, क्या उनमें करंट इजीली फ्लो होता है या करंट फ्लो ही नहीं होता। इस बेसिस पे हम मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा जी तीन कैटेगरी कौन कौन सी है। सबसे पहली कैटेगरी तो यही है कंडक्टर्स की, जिनमें देखिए अभी मैं बताऊंगा। ये कंडक्टर्स की पहली कैटेगरी है। दूसरी जो कैटेगरी है बेटा जी वो इंसुलेटर की कैटेगरी होती है। एंड जो तीसरी कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर की। और मैं आपको बता दूं बेटा जी ये जो तीनों कैटेगरी हम बना रहे हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मींस एबिलिटी टू कंडक्ट, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले बारी आती है हमारे पास किसकी, हम पहले डिस्कस करते हैं एक नंबर वन पे कंडक्टर्स को। अब नाम से ही देखिए कंडक्टर मतलब कंडक्ट करने वाले। तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो जाए। देखिए इतनी लंबी चौड़ी नहीं पढ़ना, सिर्फ ऐसे समझ लें जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, बस वो कंडक्टर है। अब एग्जांपल के लिए सारी की सारी मेटल्स बहुत अच्छी कंडक्टर है एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी है वो नहीं करता, आपको पता होगा ना, बैड कंडक्टर है। एक साथ में ऐसा मेटल भी है जो लिक्विड मिलता है रूम स्टेट पे। तो बाकी सारी लगभग पास करती है। और सबसे बेस्ट आपको पता होगा, अगर बेस्ट की बात पूछी जाए तो बेस्ट कंडक्टर आपके पास होता है सिल्वर, फिर कॉपर और अदर ऐसे मेटेरियल आते रहते हैं। अच्छा जी, अब इस कंडक्टर की कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए बेटा जी। तो आपको सबसे पहले कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी की वैल्यू देखो, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और दूसरा रेजिस्टिविटी की वैल्यू। अब कंडक्टिविटी से समझ सकते हैं कंडक्ट करने की एबिलिटी, दिमाग में बिठाना हो तो। रेजिस्टिविटी से समझ सकते हैं रेजिस्ट करने की एबिलिटी, रोकने की एबिलिटी। तो जब कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात होगी तो मतलब ये हमारे मन में आना चाहिए, देखो पास होने वाली एबिलिटी की बात हो रही है। और रेजिस्टिविटी की बात आए तो समझ लेना कि वो अपने में से करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं, उस एबिलिटी की बात हो रही है। तो अगर अपन कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स के लिए बेटा जी सिग्मा की वैल्यू देखिए यहाँ लिख रखा है 10⁻² से लेके 10⁸ साइमन पर मीटर। देखिए एक ऐसा सिंबल तुम्हें दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में ओम इनवर्स को ही लिखा जाता है। ओम इनवर्स को ऐसे लिखा जाता है बेटा जी, इसको साइमन भी बोलते हैं। तो साइमन पर मीटर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है कंडक्टर्स के लिए। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम यही है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो सिग्मा होता है बेटा जी वो 1/ρ होता है, या फिर आप लिख सकते हो रो जो है वो 1/σ है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वो अगर प्लस की है तो ये माइनस की होंगी, श्योर है। 10⁻⁻² से लेके 10⁸ ओम मीटर। अच्छा यहाँ से याद रखना रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप कोई भी एक वैल्यू याद रख लीजिए जो मन करे, रेजिस्टिविटी की रख लें, कंडक्टिविटी की रख लें। ठीक है, तो ये किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए है। चलो अगले बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो दूसरा है हमारा कैटेगरी कौन सा? इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? देखो वो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे भाई साहब लकड़ी है उसमें से पास नहीं हो सकती, रबड़ में से पास नहीं होता, माइका है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं, कागज भी होता है यार, कपड़े हैं, इनमें से पास नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप कुछ रीजन वाइज ऐसे समझ सकते हैं। देखो इनके पास बेटा जी कोई ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो पीछे जो कंडक्टर्स थे उनके पास अच्छे खासे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा अब इनकी भी सिग्मा और रो की बात करें तो इनकी वैल्यूज भी इसके लिए भी तो है। तो इंसुलेटर के लिए सिग्मा की वैल्यू 10⁻⁻8, देखो बहुत कम है वैल्यू माइनस में, यानी कंडक्टिविटी इनके पास ना के बराबर है। और रेजिस्टिविटी देख लो 10⁻+8 है ओम मीटर। तो इतनी ज्यादा प्लस की वैल्यू रेजिस्टिविटी की, रोकने की एबिलिटी को, यानी ये रोक ही तो रहा है करंट को।
तो ये बातें आपने याद रखनी है किसके लिए बेटा जी, इंसुलेटर। एंड नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी विच इज सेमीकंडक्टर। देखो नाम से ही काफी कुछ दिमाग में आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो नाम है अपने आप में सेमी और कंडक्टर दो वर्ड से मिलके बना है। सेमी मतलब होता है आधा, कंडक्टर मतलब आधा, कंडक्टर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंडक्टर्स तो वो हैं जिनमें आसानी से करंट फ्लो करे, इंसुलेटर्स वो हैं जिनमें आसानी से करंट ना फ्लो करे। तो क्या इनके बीच की भी कोई कैटेगरी होती होगी? बिल्कुल, इनके बीच भी एक कैटेगरी है जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से थोड़ी कम हो, इंसुलेटर से थोड़ी ज्यादा हो। बस उसी कैटेगरी को हमने नाम दे दिया क्या, सेमीकंडक्टर से। क्या नाम दे दिया बेटा जी, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए एग्जांपल में तो याद रखनी, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ये सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। और आप उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेटलोइड भी बोलते हो, सिलिकॉन कार्बन को, अगर आपको पता हो, सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, कार्बन तो सॉरी नॉन मेटल में आता है। तो बेटा जी आपने याद रखना यहाँ पर सेमीकंडक्टर, और हम यहाँ पर मेटल नॉन मेटल वाइज नहीं बता रहे, हम यहाँ पर बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट के बेसिस पे। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर। और सबसे ज्यादा फेमस है जर्मेनियम, और दूसरा कौन सा फेमस है, सिलिकॉन। ये सबसे ज्यादा। और आपको पता है कि सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली है ना, एक नाम सुना होगा क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनती है। इंडिया की सिलिकॉन वैली पता है तुम्हें किसको, बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें सबसे ज्यादा बनती है और सिलिकॉन का बहुत ज्यादा यूज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही तो होते हैं। अच्छा चलो, उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, तो इसकी भी बेटा जी सिग्मा और रो की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो ये होती है 10⁻⁻5 से लेके 10⁻0। 10⁻0 का मतलब होता है 1, तो साइमन पर मीटर। और अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो जस्ट उल्टा कर दो, 10⁻+5 से लेके 10⁻0 ओम मीटर तक। तो ये इनके लिए वैल्यूज होती हैं। तो अभी तक हमने ये जो 3 पेजेस थे इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, 3 कैटेगरी बनाई, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। लेकिन अब थोड़ा-सा हमें चीज़ों को अलग तरीके से समझना है। लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा-सा एक सीन क्लियर करना चाहूँगा। तो बेटा जी वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ों को ड्रॉ किया। देखिए अपन ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो मान लीजिए बेटा जी ये एक मैं एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना? इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ लीजिए आप। तो हमने कुछ बेटा जी इस तरह से एक एटम बना लिया, और मान लीजिए ये एटम का है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं, है ना जी, कुछ ऐसे। अब ये दूसरा ऑर्बिट है, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। 4, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, और ये 8 मान लेते हैं। और ये मान लीजिए एक सोडियम का, मतलब सोडियम को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो आपको पता होगा सोडियम को Na से लिखते हैं। 11 एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब क्या है कि K L M इन शेल्स वाइज दिखाऊं तो बेटा जी इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 8 हैं, और इसके अंदर 1 होता है। ऐसे तो लिखा जाता है। और अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाए तो आपको पता होगा इनके अंदर ऑर्बिट्स भी होते हैं ना, सॉरी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। जैसे इसमें s ऑर्बिटल होता है, इसमें s और p दो ऑर्बिटल होते हैं, है ना? कुछ ऐसे ही तो चलता है, s p d इस तरह से चलते हैं। अब आप देखिए दो ही हैं तो s में 2 आ गए बेटा जी, इसमें s में 2 आते हैं, p में 6 आ जाते हैं, फिर इसमें s वाले में 1 है, तो टोटल देख लो 11। कुछ ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ मेरे बताने का मकसद क्या है, मैं पहले तो इसको साफ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए ये जो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैं क्लियर कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर समझना आपको क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं। अब न्यूक्लियस से इनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, साथ ही साथ ये ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, ओवरऑल इनके पास टोटल कुछ ना कुछ एनर्जी है। सबकी अपनी एक फिक्स, जिसको डिस्क्रीट बोलते हैं, एक एनर्जी की वैल्यू है। और अगर हम उनको रिप्रेजेंट करते तो हम एक डायग्राम बनाते हैं बेटा जी, जिसको कहा जाता था एनर्जी लेवल डायग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एनर्जी लेवल डायग्राम। अपन उसको भी बना ही लेते हैं। तो ये मान लीजिए बेटा जी एनर्जी लेवल डायग्राम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इधर इस तरह से। ठीक है, तो हमने इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर एनर्जीज की वैल्यूज को दिखाएंगे। देखो सबसे पहले मान लीजिए मैं अंदर वाली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे अंदर पहली के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी को दिखाया। तो मान लीजिए इसके लिए हमने एक लेवल बना दिया। ये एनर्जी का लेवल बेटा जी किसका बन गया, ये बन गया हमारी पहली शेल के, यानी 1s2।
टू मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी इनकी अपनी एक फिक्स एनर्जी की वैल्यू है, ये एक एनर्जी का लेवल है। अब इसके बाद इससे बाहर वाली जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें आपको पता है 2 s में और 6 p में, तो इनकी भी अपनी-अपनी एनर्जी की लेवल्स होंगी। तो मैंने ये मान लीजिए रिप्रेजेंट कर दिया किसको बेटा जी, 2s2 को, और ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसको बेटा जी, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 3s, सॉरी मैंने इसको थोड़ा-सा सही लिखना है। तो ये है बेटा जी आपके पास 2p6 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एक और बचा, ये कौन से वाला बेटा जी, तीसरे ऑर्बिट के अंदर, तीसरे शेल के अंदर, तो ये 3s1। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया, हर एक इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है उनकी अपनी एक फिक्स एनर्जीज की वैल्यूज है, और ये जो लाइनें मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं जो डार्क कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, इन लाइनों को बेटा जी पता है क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एनर्जी लेवल। इनको क्या कहा जाता है बेटा जी, इनको कहा जाता है एनर्जी लेवल। यानी मुझे एक बहुत प्यारी सी बात पता लगी कि जब एक अकेला अकेला मतलब आइसोलेटेड एक अकेला एटम होता है, उन सब की अपनी अपनी एक फिक्स एनर्जीज की वैल्यू होती है। लेकिन दिक्कत पता है कब आती है, अब मैंने आपसे एक बात कहा, पहले मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बात बताता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा जो एटम है, ये जो एटम देख लो, कॉपी कर लेते हैं, चलिए कॉपी हो गया। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक एटम नहीं भैया, इस तरह के 2 एटम हो जाए, तो मैंने ये इस तरह के 2 एटम बना लिए। अब इस 2 एटम से होगा क्या, 2 एटम बनाने से, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा था, इसकी बेटा जी कोई एक एनर्जी की वैल्यू थी, लेट अस सपोज वो ई थी। जैसे ही एक दूसरा एटम उसके पास आया, अब ये आइसोलेटेड नहीं रहा, दूसरे एटम के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस भी है पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या दूसरे एटम का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यानी इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की पहले वैल्यू थी, मे बी उसमें चेंज आ जाएगा। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाए, या इसकी एनर्जी कम भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है इस पे। तो यानी इस एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की बेटा जी अब वो मॉडिफाई हो जाएगी, और अगर मैं दिखाना चाहूँ इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम के वाइज, मैं सिर्फ लास्ट वाले को दिखा रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, एक सिंगल लेवल बनता था, इस तरह से बेटा जी हमने पहले एक सिंगल एनर्जी का लेवल बनाया था। मान लीजिए ये मैं बना रहा हूँ 3s1, मतलब तीसरे ऑर्बिट के जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसको दिखा रहा हूँ। अब क्या होगा, अब एक की बजाय 2 वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि दूसरे एटम की वजह से चेंज हो सकता है। अब बेटा जी एक एनर्जी लेवल की बजाय 2 एनर्जी लेवल मैंने बना दिया। 2 एनर्जी लेवल किसके हैं, ये दोनों ही 3s1 वालों के हैं। क्यों 2 बनाए बेटा जी, 2 इसलिए बनाए क्योंकि दूसरे एटम के आने से हो सकता है कि इसकी एनर्जी चेंज हो जाए। तो पॉसिबिलिटी कितनी है कि 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो पुरानी हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। ये तो 2 से है। और अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ऐसे 2 नहीं, ऐसे 3 हो, चलो इसको उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, ये लीजिए, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ये लीजिए, ऐसे 3 है, ये 4, ऐसे काफी सारे हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ऐसे काफी सारे। तो इससे क्या होगा, पहले एक अकेले का जब एनर्जी लेवल था, मैंने कहा था एक सिंगल लाइन थी, अब ये 4 है, तो मुझे बताओ क्या होगा। तो 4 पॉसिबल लाइंस हो जाएंगी बेटा जी, 4 पॉसिबल, पास पास होंगी, इतनी दूर दूर नहीं होंगी। तो ये चारों की चारों पॉसिबल लाइन किसके लिए, ये 3s1 के लिए। यानी हो क्या रहा है, दूसरा एटम या तीसरा या चौथा, मतलब अगर वो एक क्रिस्टल में है, वो एक सिंगल एटम की बजाय वो एक क्रिस्टल में है, तो उसकी जो एनर्जी का लेवल है वो बेटा जी वो एक सिंगल तो नहीं होगा ना, काफी सारी एनर्जी के लेवल बन जाएंगे। और ये जो काफी सारी एनर्जी के लेवल है, मान लीजिए जैसे मैंने 1 2 3 इस तरह से एनर्जी के लेवल बनाए, बेटा ये जो एनर्जी के लेवल का ये जो ग्रुप बन रहा है ना, ये जो ग्रुप बन रहा है, इसको पता है क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं बैंड। क्या कहा जाता है बेटा, बैंड, एनर्जी बैंड बोल दो, ये इसको सिंपली बैंड बोल दो। तो आई थिंक जो समझ आ गया होगा व्हाट इज एनर्जी लेवल एंड व्हाट इज एनर्जी बैंड। ठीक है ना, तो एनर्जी बैंड होता है ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। यहाँ तक की कहानी समझ आई, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यही सब सब कुछ लिखा हुआ है, मैं जस्ट आपको बता ही देता हूँ। देखो जब एक इंडिविजुअल एटम होता है, उसके एनर्जी के लेवल डिस्क्रीट होते हैं, देखो 1s वाला, 2s वाला, 2p वाला। लेकिन अगर वही क्रिस्टल में होता है, काफी सारे एटम्स होते हैं, तो एनर्जी का लेवल सिंगल नहीं होता, ऐसे मल्टीपल एनर्जी के लेवल्स बन जाते हैं। और इनका जो ये ग्रुप होता है, आप देख पा रहे हो इस तरह से एक डिब्बा सा बन रहा हो ग्रीन बॉक्स का, तो ये जो ग्रुप है बेटा जी, ये एक्चुअल में बैंड बन गया, ये एक एनर्जी का बैंड बन गया। देखो ये भी एक एनर्जी का क्या बन गया, बैंड बन गया। इस तरह से एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं एनर्जी लेवल्स की बजाय। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी तुम्हें। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी एक दो बातें और तुम अच्छे से समझ लो। पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ठीक है सर, एनर्जी की लेवल की बात तो ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप ये 2 नाम पे थोड़ी सी चर्चा करो। मैंने एक लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
देखो ये कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा मैंने लिखा फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ये दो चीजें बहुत अलग अलग चीजें हैं, दोनों में बहुत फर्क है। क्या है, अब थोड़ा सा इनको ही डिस्कस करते हैं। मुझे आपने ही बताना है कि ये दोनों अलग अलग क्यों है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? देखिए ये वो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल का है, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करता है। एंड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वैलेंसी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलेंसी। इसकी वजह से वैलेंसी होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन इसी की बदौलत हो पाती है। क्या इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है? नहीं, नॉट फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मतलब अगर किसी मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है तो वो इसकी वजह से नहीं कर रहा, कंडक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? देखो अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकल जाए बाहर, आउटर मोस्ट शेल से, वो हो जाता है फ्री। और फ्री होने के क्या होता है वो उसके बाद, अब वो हो जाता है बेटा फ्री टू मूव विद इन क्रिस्टल, फ्री टू मूव विद इन द मेटल या मेटलिक क्रिस्टल। वो मेटल के अंदर फ्री होता है मूव करने के लिए। एंड रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा जी, यही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। आपको बोला जाता है ना कि देखो जी ये जो मेटल है ये अच्छी कंडक्टर है, कंडक्टिविटी। मैंने बोला जो आयरन है, मैंने बोला सिल्वर जो है वो अच्छा कंडक्टर है, रीजन लिखा जाता है ना, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं। अब देखो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, देखो अब एक एटम है उसके पास काफी सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो है ना, उनकी बेटा एनर्जी के लेवल भी काफी पॉसिबल हो सकते हैं अगर वो क्रिस्टल में है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जीज के लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करें बेटा जी, उसको वैलेंस बैंड बोल देंगे। फिर से सुनना, वैलेंस बैंड क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसकी भी तो अपनी एक एनर्जी का लेवल होता है। और अगर वो एक एटम नहीं, एक क्रिस्टल में काफी सारे एटम है तो उसकी एनर्जी का लेवल भी मॉडिफाई हो जाएगा, काफी सारे लेवल बन जाएंगे। हम उसको वैलेंस बैंड बोल देंगे। और इसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो बैंड बनेगा उसको बोलते हैं बेटा जी कंडक्शन बैंड। क्या बोला जाता है बेटा जी, कंडक्शन बैंड। अब नाम कंडक्शन क्यों दिया, क्योंकि ये ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए, फ्री। अब यही चीजें अब आपको आगे वाली स्लाइड्स में दिखेंगे। देखो सबसे पहले बेटा जी है वैलेंस बैंड किसको कहा जाता है। देखो ये कम एनर्जी वाला बैंड होता है, क्योंकि कम एनर्जी है तभी तो वो घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट के अंदर। तो देखो जैसे तुम ये देख पा रहे हो, ये जो जिसको मैं नीचे लाइनों से बना रहा हूँ ये वैलेंस बैंड है। ये क्या है बेटा जी, वैलेंस बैंड। अच्छा ये भी तो एक ग्रुप है ना एनर्जी के लेवल्स का, इसमें भी काफी सारे एनर्जी के लेवल्स है, मल्टीपल काफी सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। वो तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स पे। तो बेटा जी ये एनर्जी का बैंड है, वो भी सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल से बना है। जो किसके हैं ये एनर्जी के लेवल, किसके हैं ये, सब के सब बेटा जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हैं, इसीलिए इनको वैलेंस बैंड बोला। और 0 केल्विन पे, जरा ध्यान से सुना, 0 केल्विन के ऊपर द इलेक्ट्रॉन्स फिल्स द एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट। ये फिल कैसे होते हैं, फिल का मतलब कि यहाँ कोई यार एक एनर्जी का लेवल थोड़ी है, यहाँ तो काफी सारे एनर्जी का लेवल है। तो फिलिंग की बात आई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब भरने की बात आती है तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले में आता है, फिर उससे ऊपर वाले में, फिर उससे ऊपर वाले, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल किया जाता है। और ये जो बैंड है ना ये हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन से भरा ही मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कंप्लीटली फिल्ड, यानी ये कभी खाली नहीं होगा, ये कभी भी खाली नहीं होगा, नेवर एम्प्टी, कभी भी खाली नहीं होगा बेटा जी। ये याद रख लेना, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों नहीं होगा यार, देखो आउटर मोस्ट शेल ही तो होता है वैलेंस शेल, अब वही तो वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कभी खाली होता है नहीं, या तो पूरा भरा होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो या तीन, कुछ इस तरह से होगी। तो बेटा जी ये कभी खाली नहीं होता। दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम। बेटा जी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये मिनिमम एनर्जी वाला बैंड है, मिनिमम एनर्जी वाला बैंड है, यानी ये लोअर एनर्जी वाला बैंड है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर पढ़े। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कैपेबल नहीं होते कि उनको एनर्जी मिल जाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक्सटर्नल मतलब आप, मतलब आपकी सोचो साइड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो निकल निकल के कंडक्टर में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करते हैं। पर सुनना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक अलग एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से यानी बैटरी से जोड़ने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होके निकलेंगे, फ्री वाले मूव करना स्टार्ट करेंगे। नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस बैंड। यार इस बैंड वाले तो सिर्फ आपको पता है वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, तो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हुए ये वाले। और जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है इसके अंदर उसको फर्मी लेवल कहते हैं। हाईएस्ट लेवल मतलब देखो ये काफी सारे, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा दिखाई दे। देखो मान लीजिए मैंने ये वैलेंस बैंड के काफी सारे एनर्जी लेवल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। अब मैंने कहा भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन है, बोले सर कोई बात नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन है और जो आसपास का टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, तो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी को कैरी कर रहा है?
मान लीजिए मैंने कहा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो इस एनर्जी को कैरी कर रहा है, तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है ना, जो मैक्सिमम एनर्जी का लेवल है, ये बेटा जी इस पॉइंट को, इस एनर्जी के लेवल को फर्मी लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मी लेवल। यानी 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में किस एनर्जी लेवल पे घूम रहा है? मैं बोलूंगा इस एनर्जी लेवल पे घूम रहा है, तो बेटा जी इसी को फर्मी लेवल बोल देंगे। अगला पॉइंट, अब दूसरे दूसरे कैटेगरी पे चलें, वो है कंडक्शन बैंड। अब नाम से ही पता लग रहा है, ये वो बैंड है जिसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक हायर एनर्जी लेवल का बैंड है, वो लोअर वाला था, इसको ऊपर की तरफ दिखाते हैं। देख पा रहे हो तुम, कंडक्शन बैंड है आपको ऊपर ही तो दिख रहा है वैलेंस के। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। इसको एम्प्टी बैंड भी बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी वाला। अब बोले से ऊपर तो बोल रहे हो हायर एनर्जी है। या 0 केल्विन पे ये खाली होता है, ये बिल्कुल खाली होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी को पूरा कर रहे होते हैं 0 केल्विन पे। हाँ, अब ये वैलेंसी वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर कहीं से ढेर सारी एनर्जी मिल जाए, फिर ये जंप करके फ्री हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और कुछ ऐसे प्रैक्टिकली समझो, देखो मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, ये अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, जब तक वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, जब तक वो इस ऑर्बिट में है, तो हम बोल रहे हैं यार वो वैलेंस बैंड में। और मैंने बोला इसको एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, क्रिस्टल में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये अब कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो ऐसे में समझना, एटम के अंदर कोई जगह है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड नहीं। एटम के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है वैलेंस और कंडक्शन बैंड वाली। बस जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी को पूरा कर रहा है, हम बोलेंगे कि वो वैलेंस बैंड में है। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तब हम बोलते हैं भाई ये अब कंडक्शन बैंड के अंदर है। और ये जो बैंड है वो पार्शियली फिल्ड होता है, ये कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। कंप्लीटली फिल्ड क्यों नहीं होगा? कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब कि सारे के सारे क्या किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाके कंडक्टिविटी करते हैं? किसी एटम के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, मुझे बता दो, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए? नहीं ना। ये कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, कैन नेवर बी कंप्लीटली फिल्ड। कभी भी बेटा जी ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। चलो अगली पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो गेन करते हैं एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड से। बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और फील्ड लगाने से ये मूव करेंगे, और ये जब मूव करेंगे तभी तो करंट बनेगा, तभी तो इसलिए कंडक्शन नाम आ रहा है बार बार। जो करंट है इन कंडक्शन बैंड, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मैं यही तो बार बार बता रहा हूँ तुम्हें, ये एबल होते हैं मूव करने के लिए पूरे वॉल्यूम में उस मटेरियल में, और करंट इन्हीं की वजह से होता है। ये सारी कहानी तो मैंने तुम्हें अभी बताई ही है। एंड अब तीसरा एक पॉइंट, ये कोई बैंड नहीं है, ये जस्ट एक गैप है। इसको कहा जाता है फोरबिडन एनर्जी गैप, या सिंपली एनर्जी गैप भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जरा ध्यान से सुनना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का सबसे हाईएस्ट वाला लेवल, कंडक्शन बैंड का सबसे लोवेस्ट वाला लेवल, इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा जी, इसको फोरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। लेट अस सपोज ये एनर्जीज की वैल्यूज है यहाँ पर, और इस पॉइंट की वैल्यू लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूँ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये बढ़ाते 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 मान लीजिए ये 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो आपका क्या हुआ? फोरबिडन एनर्जी गैप हुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना वो यहाँ पर नहीं होता। ध्यान देना, कभी भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इस गैप पे नहीं होता। मतलब क्यों नहीं होगा गैप पे? यार जब तक है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी पूरी कर रहा है, तब तक तो वो वैलेंस है, और एनर्जी मिलती है वो तो फ्री होगा ना, सीधा फ्री कहलाएगा। ऑर्बिट में घूम रहा है वो वैलेंस कहला रहा है, यानी वैलेंस बैंड में, और एनर्जी मिलती है अगर वो वैलेंस वाले से बाहर निकलता है, वो तो फ्री कहलाएगा, यानी वो कंडक्शन में चला जाएगा। इस गैप में कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। देखो ये जो बीच का विड्थ है, ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। हर एक मेटल के लिए अलग अलग, आयरन के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, सिलिकॉन के लिए अलग है, कार्बन के लिए अलग है, जर्मेनियम के लिए, सबके लिए गैप अलग अलग है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे हम किसको, टेम्परेचर को, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये डिक्रीज होता रहता है। डिक्रीज होने का मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, उतना गैप कम होगा, आसानी से कूद के चले जाएंगे। और मतलब बहुत ज्यादा नहीं कम होता, स्लाइटली कम होता है, बहुत ही हल्का सा। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो बैंड नाम का जो कंसेप्ट आया, ये जो बैंड नाम का कंसेप्ट आया, आप देखो बैंड नाम के कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। तो अभी अभी मैंने 3 नाम बताए आपको, पहले मैं बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें। तो हमने सबसे पहले एक बैंड कुछ इस तरह से बनाया, फिर हमने एक बैंड कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है ना, ऐसे ही तो कुछ बना रहे हैं हम। इस बेटा जी नीचे वाले को बोल रहे हैं वैलेंस बैंड,
और ऊपर वाले को बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड, हायर एनर्जी वाला। मतलब हम अगर एनर्जी के लेवल को दिखाना चाहें तो कुछ आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये एनर्जीज को ही तो दिखा रहे हैं हम इनकी। ग्राफ एक्चुअल में ऐसा है, हम बार बार ग्राफ थोड़ी बनाते फिरेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएंगे, बस इन दोनों डिब्बों को दिखा देंगे, बोले ये बैलेंस है ये कंडक्शन। बैलेंस बैंड का मतलब कि यहाँ से लेके ये एनर्जी के सारे लेवल्स का ये ग्रुप है, और ये सभी एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है जिनकी एनर्जीज की वैल्यू जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, अब देखो नीचे वैलेंस बैंड तो नीचे है, तो बेटा जी इसलिए इसको लो एनर्जी लेवल कहा जाता है, ये लो एनर्जी वाला होता है, ये हायर एनर्जी वाला होता है। और इसके जो गैप को आपको याद होगा, इसको हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपल एनर्जी गैप कहा था, ऐसे कुछ कहा था। तो आज के बाद हम ये दो डायग्राम ही दिखाएंगे, साइड वाली लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जनरली वैलेंस बैंड में होते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो कंडक्ट करे, उसमें से करंट पास हो, वो तो तभी पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में चला जाए, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। क्योंकि कंडक्शन बैंड में गया तो मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाया, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाया तो वो करंट बनाएगा, लेकिन उसको जाने के लिए गैप को क्रॉस करना पड़ेगा, और गैप हर मटेरियल का अलग अलग है। तो इसलिए हमने कहा यार इस गैप के बेसिस पे, इस ईजी इस गैप के बेसिस पे हमने मटेरियल को फिर से क्लासिफाई किया अलग अलग कैटेगरी में। देखो सबसे पहले हमने कहा देखो इंसुलेटर्स किनको कहा, तो मैंने कहा देखो एक ऐसा मटेरियल जिसका कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप ये काफी ज्यादा हो, कितना हो, ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा हो, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अगर ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा है तब हम उस मटेरियल को इंसुलेटर बोलेंगे। इसका गैप ज्यादा होने का मतलब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे, वहां नहीं जा पाएंगे यानी वो फ्री ही नहीं होंगे, तो कंडक्टिविटी नहीं है। और हाईएस्ट किसके लिए होता है बेटा जी, डायमंड के लिए। अच्छा अगर इनके बीच का जो गैप है वो कम हो, कम कितना हो, ये लगभग आपको बोला जाए कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो, यानी ये जो गैप है अगर Eg अप टू आपको मैं बोल दूं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का है, तब तक हम बोल सकते हैं भैया इतनी अगर रेंज आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की, तो भाई साहब हम इसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली तो इससे भी कम होता है। जैसे अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के लिए बेटा जी जो एनर्जी का गैप है ये याद रख लेना वैल्यू, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि याद करवाना चाहूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट होता है जो कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है, जो पहले भी कई बार बता चुका हूं। और अगर तुम्हें कहा जाए कि इन दोनों के बीच में गैप होता ही नहीं है या ओवरलैपिंग करे, जैसे इस डायग्राम में तो ओवरलैपिंग नहीं दिख रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि या तो अगर गैप इनके बीच में हो ही ना कंडक्शन और वैलेंस का, या फिर ओवरलैपिंग हो। इससे होगा क्या कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली अपने आप कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, और कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो करंट फ्लो करेगा। तो ऐसी कैटेगरी किसके लिए होती है, ये बेटा जी कंडक्टर के लिए होती है, या तो ये गैप जीरो हो या बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैप दिस Eg हमने मटेरियल को इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स की कैटेगरी के अंदर रख दिया। अच्छा जी बेटा जी अब आपको शायद आइडिया लग गया होगा सेमीकंडक्टर क्या है। अब हमने सेमीकंडक्टर बताना है तो हम ऐसे बोलेंगे देखो ये वो मटेरियल है जिनका एनर्जी गैप जो है बेटा जी वो कम होता है किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, है ना। ऐसे मटेरियल जिनका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, यानी इंसुलेटर से काफी कम हो और कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा हो, उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब सेमीकंडक्टर को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। जैसे इसकी जो सबसे पहला टाइप आता है बेटा जी वो होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो दूसरा टाइप आता है उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डिटेल में वन बाय वन अभी आगे पढ़ते ही जाएंगे अभी। अब इंट्रिंसिक के अंदर भी अगर मैं आपको बोलूं तो इंट्रिंसिक एक्चुअल में किसको कहा जाता है, देखो एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो प्योर फॉर्म में हो, जैसे जर्मेनियम अकेला वही क्रिस्टल है या सिलिकॉन, तो ये प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक इनके डिटेल में पढ़ेंगे क्या ज्यादा क्या कम होता है, यहाँ वैसे नीचे लिखा भी है, जब हम इसको पढ़ेंगे पता लगेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल होते हैं। और एक्सटेंसिक वो होते हैं जिनमें इम्प्योरिटी एडेड हो, मतलब जो प्योर नहीं होते। ये आगे बेटा जी दो कैटेगरी के अंदर फिर डिवाइड किए जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप वो होते हैं जिसके अंदर, अभी नहीं बताऊंगा, अभी आगे पढ़ेंगे एन टाइप और पी टाइप, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे ना। या मैं नहीं बताने वाला अभी तुम्हें, कहीं सारा के सारा समझो इसी में आ जाएगा। बढ़ते अगले पेज की तरफ, तो आपको पता लग गया सेमीकंडक्टर क्या है मेरे भाई साहब। सेमीकंडक्टर के दो टाइप, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, है ना। और आगे तो अभी देख ही लेते हैं। चलो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी जो है हमारे पास, कौन सी हमारी पहली कैटेगरी, एक नंबर कैटेगरी में है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
कौन से भाई साहब? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इसको अपन प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, प्योर। तो अब लिख सकते हैं, देखो प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। ये प्योर, प्योर का मतलब प्योर ही तो होता है। अगर तुम्हें बोले तुमने एक ऐसे कोई सैंपल उठाया और तुमने सारे एटम्स को देखा, वो सारे एक जैसे थे, जैसे इस डायग्राम में देखो सारे सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, सब सिलिकॉन है, सारे के सारे सिलिकॉन ही तो है, तो सारे एक जैसे हैं, कोई अलग तो दिख ही नहीं रहा, तो ये एक प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल कहलाएगा। और इवन इवन आप ऐसे भी बोल सकते हैं यार, अगर मतलब 10 लाख में कोई एक आधा अलग भी दिख रहा है ना, तो भी इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, वरना इम्प्योरिटी तो थोड़ी बहुत है यार, हर जगह मिल ही जाती है। अब आपको पता है यार, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन 4 इसकी वैलेंसी होती है, यानी इसको अपने आपको दूसरे से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता हो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो आस पड़ोस के साथ शेयरिंग करता है, 4 अपने नेबर्स के साथ जुड़ा होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है अगर ये शेयर कर रहा है, सिलिकॉन अगर अपने आसपास में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो शेयरिंग से जो बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बेटा जी कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो? हाँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग से। अब देखो जैसे कोई भी एक सिलिकॉन को उठा लो, मान लीजिए मैंने इस सिलिकॉन को उठाया, इस वाले को, जरा ध्यान से देखें, तो इस सिलिकॉन के साथ ऐसे 2 लाइनें दिखा रखी हैं, एक इधर की तरफ दिखा रखी है बेटा जी, एक इस तरफ दिखा रखी है, इधर भी दिखा रखी है और इधर भी दिखा रखी है। फूल पत्तियां नहीं बना रखी, एक्चुअली बता रखा है कि इस सिलिकॉन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, उधर इधर शेयर हो रहा है, इसका भी शेयर हो रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हो रहा है, ये भी, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी। तो टोटल देख लो 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, वैलेंसी पूरा करने के लिए 8 ही चाहिए। ऐसे हर एक सिलिकॉन अपने आजू बाजू ऊपर नीचे शेयर करता है, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर पाए अपने बाहर वाले शेल में। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो तुम देख रहे हो ना, प्योर की बात हो रही है, प्योर की। तो हर एक जो आप एटम देख रहे हो सिलिकॉन के, आप एक क्रिस्टल जर्मेनियम का भी बना सकते हो, सभी सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम लिख दो, ठीक है। अब एक चीज को सुनना, 0 केल्विन है तो सभी अपनी वैलेंसी को पूरा करने में बिजी है। हर सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोसियों के साथ खुश है, एक इस पड़ोसी को दे रखा है, एक इसको दे रखा है, एक इसको, उनसे एक एक मांग भी रखा है लाट पूरा करने के लिए। तो हर सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ एंगेज है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, कोई भी फ्री नहीं है। यानी एट 0 केल्विन, मेरी बात को सुनना बेटा जी, इसके अंदर एट 0 केल्विन नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्टिविटी की बात की जाए वो 0 होती है, यानी ये 0 केल्विन पे प्योर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आपसे पूछ लिया जाए सेमीकंडक्टर क्या इंसुलेटर होता है, बोल सकते हैं हाँ सर बिल्कुल, सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर ही होता है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, 0 केल्विन को छोड़ो, हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, बढ़ा दो, बढ़ाने से क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब मान लीजिए ये कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड था, टेम्परेचर बढ़ाने से ये टूट गया। अब टूटने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और पीछे उसकी एक वैकेंसी क्रिएट होगी। देखो एनर्जी बढ़ाने से हुआ क्या, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया और पीछे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। और जो वैकेंसी क्रिएट हुई बेटा जी, उसको होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल कहा जाता है। अब मुझे बताओ, अगर 5 कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, यानी 5 इलेक्ट्रॉन निकले, पीछे होल भी तो 5 बचे। यानी इंट्रिंसिक के अंदर जितने नंबर ऑफ होल होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। वैसे ये Ne और NH यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और NH भी है यहाँ पर बेटा जी नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये इनकी नंबर डेंसिटी है। और ये दोनों बराबर होते हैं इंट्रिंसिक के अंदर। किसके अंदर बराबर होते हैं? ये इंट्रिंसिक के अंदर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये बातें तुम्हें समझ आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए चीजें। दूसरा, रेशियो ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इज यूनिटी। देखो मेजॉरिटी उसको कहा जाता है जो ज्यादा हो, माइनॉरिटी उसको कहा जाता है जो कम हो, या तो दोनों ही बराबर है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बराबर है, तो इनका जब रेशियो निकालोगे तुम Ne और NH का, तो वो 1 ही आएगा आपके पास। तो इनका जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो रेशियो है वो 1 होता है। ये बात क्लियर? अच्छा बेटा जी देखिए, इंट्रिंसिक वाले केस में इस Ne को या NH को बेटा जी हम Ni भी लिखते हैं। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। क्या कहा जाता है बेटा जी? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, ऐसे बराबर लिखा जाता है। और एक फॉर्मूला भी हम आगे ड्राइव करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बता दूंगा यार, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल कुछ इस तरह से दिखता था। अब इंट्रिंसिक की थोड़ी सी मैं ज्ञान की बातें तुम्हें बता दूं यार, पहले थोड़ा सा समझना भी जरूरी है इंट्रिंसिक को। इंट्रिंसिक की कुछ कमियां हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ होल बनते हैं। यानी अगर मुझे कहीं पर करंट चाहिए, जितना करंट इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे उतना ही होल की वजह से बनेगा। लेकिन अगर मुझे लेट अस सपोज किसी केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स वाला करंट ज्यादा चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल, अरे ये एक छोटी सी बात मुझे याद आई, ये सेमीकंडक्टर पढ़ क्यों रहे हैं
बेटा जी सेमीकंडक्टर इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि एक ऐसे डिवाइस होते हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। हम इनके अंदर नंबर ऑफ चार्ज गैजेट्स तक को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन किधर फ्लो करे ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, एक खास बात है। लेकिन मैं जब इंट्रिंसिक यूज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल तो बराबर है, तो जितना करंट इलेक्ट्रॉन बनाएंगे उतना ही तो होल बनाएगा। लेकिन मुझे अगर इलेक्ट्रॉन का करंट चाहिए ज्यादा, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो क्या करें यार, होल को कम करना पड़ेगा। या किसी केस में मुझे इलेक्ट्रॉन कम चाहिए, होल को ज्यादा करना है, तो क्या करेंगे, तो समस्या होगी ना। तो ये काफी यूजफुल नहीं होते इंट्रिंसिक, तो हम जानबूझकर सुनना कि हम इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी को, हम इंट्रिंसिक की बेटा जी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम चेंज करते हैं जानबूझकर। कैसे? बाय एडिंग इम्प्योरिटी, हम जानबूझकर उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, बाय एडिंग इम्प्योरिटी, ठीक है ना, जानबूझकर। अच्छा, इस प्रोसेस को, एडिंग इम्प्योरिटी के प्रोसेस को बेटा जी डोपिंग कहा जाता है। अगले पेज पे तुम्हें ये सब कुछ दिख जाएगा, दिखाई देते हैं, देखो। एक्सटेंसिक, पहले तो डेफिनेशन देख लो, एक्सटेंसिक की बहुत आसान है डेफिनेशन तो। दूसरी कैटेगरी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, क्या लिखा गया जरा पढ़ के देखो इसको। लिखा गया देखो, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर क्यों यार, इसमें इम्प्योरिटी ऐड की हुई है, तो हमारे पास इंट्रिंसिक था, हमने जानबूझकर इसमें इम्प्योरिटी ऐड की, जानबूझकर इम्प्योरिटी ऐड कर दी, और जो नया बना वो आपका क्या बन गया, वो आपके पास एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन गया। अब ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी को ऐड करना, इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, इसको बेटा जी डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग। ये जानबूझकर की जाती है डोपिंग, ऐसे नहीं, मतलब इसको जानबूझ के किया जाता है ताकि इम्प्रूव कर सके। ये क्यों किया जाता है? टू इम्प्रूव डिजायर्ड प्रॉपर्टीज या टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, कंडक्टिविटी को चेंज करने के लिए, इसलिए काम करवाया जाता है। अब ये जो इम्प्योरिटी है जो हम ऐड करते हैं, ये दो तरह की हो सकती है बेटा जी, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है और आया है भी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। दो तरह की इम्प्योरिटी होती है। पहली जो इम्प्योरिटी है वो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अब नाम से देखो, पेंटावैलेंट, पेंटा मतलब पांच, वैलेंट मतलब वैलेंसी वाले, तो वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 5 है, वो जो अब देखो आपके हेलोजन फैमिलीज के आसपास वाले, या फिर कुछ ऐसे समझे जो उधर पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर आपको पता ही है पेंटा ब्लॉक वाली लाइन, पेंटा वैलेंसी वाली, है ना, कौन सी बताओ मुझे? हम्म? नाना पाटेकर वाली आपको याद होगी, नाइट्रोजन वाली, नाना पाटेकर आज सब्जी, कुछ ऐसे, बीजना, कुछ ऐसा हमें याद करवाया गया था। तो ये जो लाइन है बेटा जी, ये पेंटावैलेंट है, इन सब की अगर देखिए तो वैलेंसी 5 है। तो इन एलिमेंट्स को, द एलिमेंट्स हुज एटम हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके सबसे बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कहा जाता है। तो देख सकते हो, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, नाइट्रोजन है, ये सारे मैंने लिख दिए। इन इम्प्योरिटी को डोनर टाइप इम्प्योरिटी भी कहा जाता है बेटा जी, क्यों? देखो इनके पास कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको पता है सिलिकॉन के क्रिस्टल को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट कर देता है, ये लो भाई, ये 5वां इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से फ्री है। सिलिकॉन को 4 चाहिए थे शेयर करने के लिए, मेरे पास 5 है, 4 इनको दे दिए शेयर करने के लिए, एक बच गया, तो एक मैं ये दान दे रहा हूँ, ले लो ले लो, इसलिए उसको डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरी टाइप की इम्प्योरिटी क्या है बेटा जी, वो है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, नाम से आइडिया लग गया होगा, ट्राई मतलब 3, वैलेंसी का मतलब वैलेंसी। तो अगर किसी एलिमेंट की 3 वैलेंसी हो, फिर चलते हैं हम पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में आपको बैंगन आलू गाजर इंथेना वाली लाइन याद होगी, बैंगन आलू गाजर इंथैली, ये वाली लाइन भी याद होगी। बेटा जी ये आपके पास 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। इनको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कहा जाता है, और इनको एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यार सिलिकॉन को चाहिए 4, और ये लेके आए हैं बेचारे 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इनके पास अभी भी कमी है, अभी भी मांग रहे हैं भिखारियों की तरह, यार कोई एक और दे दो, इधर उधर से, यानी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं ये, इसलिए इनको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि इनको अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए बेटा जी इसका ये नाम रखा गया। आई थिंक सो ये बातें तुम्हें क्लियर होंगी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये तो थे इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग कई तरीके होते हैं डोपिंग करने के, मतलब मिक्सचर में उसको बम्बार्ड करवा के भी, और वेपर में उसको वेपराइज करवा के, काफी सारे तरीके होते हैं, मेल्टिंग वाला भी होता है, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाना। और ध्यान देना इम्प्योरिटी जो है वो कितनी होती है, मतलब इम्प्योरिटी की बात करें कितनी ऐड होती है इम्प्योरिटी, बेटा जी इम्प्योरिटी होती है लगभग 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब एक पार्ट अगर इम्प्योरिटी का है तो 1 मिलियन पार्ट हमारे ओरिजिनल है, मतलब प्योर अगर हमारे 1 मिलियन है, उसमें इम्प्योरिटी का सिर्फ एक ही एटम होगा, मतलब इतनी कम लेवल पे होती है, लेकिन इससे भी काफी इफेक्ट पड़ जाता है।
तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसके भी दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी किस बेसिस पे बना है यार? आपको पता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना कैसे है। प्योर वाले में आपने इम्प्योरिटी ऐड की। अब इम्प्योरिटी कितने तरह की थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इम्प्योरिटी आपकी जो थी वो पेंटावेलेंट भी हो सकती है, वो ट्राइवेलेंट भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट इम्प्योरिटी हमने एक्सट्रिंसिक के भी दो टाइप बना दिए। पहला होता है बेटा जी वो होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। ये सब डिपेंड करता है कि आपने जो प्योर सेमीकंडक्टर है, आपने जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें इम्प्योरिटी कौन सा ऐड कर रखा है। ठीक है ना, इम्प्योरिटी के बेसिस पे ये इम्प्योरिटी डिसाइड करेगा कि आपका पी टाइप बनने वाला है सेमीकंडक्टर या आपका एन टाइप बनने वाला है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो दोनों को स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। पहले अपन बात करते हैं आज एन टाइप सेमीकंडक्टर की। भैया क्या होते हैं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर? ठीक है, तो ये वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो हमें मिलते हैं कब? जब हम थोड़ी सी अमाउंट में एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सैंपल में। यानी हमारे पास एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, हमने उसमें एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की। हमने वो ऐड की इम्प्योरिटी जिसकी जो वैलेंसी है बेटा जी वो 5 है। आपको पता है 5 वैलेंसी वाला कौन सा था? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को। इसका एक और नाम था, याद कीजिए क्या नाम था? इसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे मेरे भाई? इसको बोलते थे डोनर टाइप इम्प्योरिटी। क्या बोलते थे बेटा जी? डोनर टाइप इम्प्योरिटी। यानी डोनर टाइप इम्प्योरिटी ऐड करने से, डोनर टाइप इम्प्योरिटी, मैं शब्दों को थोड़ा सही लिख देता हूँ, डोनर टाइप इम्प्योरिटी। ठीक है, तो डोनर टाइप इम्प्योरिटी को ऐड करने से आपके पास बन के जो आता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन के आते हैं। और कौन कौन से थे मैंने ये भी बताया था आपको, बैंगन आलू गाजर, सॉरी नाना पाटेकर वाली बताई थी, सॉरी क्षमा चाहूंगा, नाना पाटेकर आज सब्जी बीजेगा, इस तरह से कुछ बताया था। ये सारी यही होती। तो फिर सुने बेटा जी, आपने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर किसको ऐड किया? इनमें से किसी को, नाना पाटेकर आज सब्जी बीजेगा। ध्यान रखना ऐड उन्हीं को करना है जिनका साइज लगभग बराबर हो। ऐसे बहुत छोटे को भी ऐड मत कर देना। और जो बनेगा आपके पास वो एन टाइप बनेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी इंप्योरिटी चाहिए? पेंटावेलेंट चाहिए जिनकी वैलेंसी 5 है। अच्छा, एन टाइप को बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी है क्या उसको डोनर टाइप कहा जाता है? बिल्कुल डोनर टाइप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपना 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कौन कौन सी है ये? एग्जांपल मैंने बता दिया। तुमसे ऐसे भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, बोलते हैं इनमें से बताओ कौन सी डोनर टाइप इम्प्योरिटी है। बता सकते हो इनमें से किस इम्प्योरिटी का यूज करके आप एन टाइप बना सकते हो। तो आपको ऑप्शंस में ये चीजें मिल सकती हैं। अब इस एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड करने से देखो क्या होगा। इम्प्योरिटी जो हमने इसमें ऐड की आपको पता है उसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि वो इम्प्योरिटी जो है ना वो हर उस इम्प्योरिटी का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे इस एग्जांपल में देखो, आपने सिलिकॉन की क्रिस्टल में बस एक इस इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की है वो कौन सी? पेंटावेलेंट ऐड की है, लेट अस सपोज, है ना। तो हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। पेंटावेलेंट अभी भी मैंने बताया यार, पीछे ये कहानी बताई है। एस बी ऐड किया ना, पीबी लिखा गया यहाँ पर, बेटा जी एस बी ऐड किया, एंटीमनी ऐड कर रखा है। अब पता है आपको इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो शेयर कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा इसके साथ इसकी वैलेंसी पूरी कर रहा है। मेरी एक बात को समझना, मैं आपको ये अलग स्लाइड में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपने मान लीजिए इस लेड को ऐड किया। इसका सबसे बाहर वाला शेल ही दिखा रहा हूँ बेटा जी, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है इस शेल के अंदर, क्योंकि पेंटावेलेंट है 5 तो होंगे। अब मैंने आपको कहा भाई इस 5 के अंदर 4 शेयर हो रहे हैं, ये शेयर हो रहा है, ये शेयर हो रहा है, ये भी शेयर हो रहा है, ये भी शेयर हो रहा है, लेकिन ये वाला शेयर नहीं हो रहा। तो क्या ये इस घर को छोड़ के चला जाएगा? नहीं, ये वैलेंसी तो पूरा कर ही रहा है। लेकिन हाँ एक बात बोल सकते हो कि भैया इस 5वें इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको 1 नंबर दिया और ये 2 नंबर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 नंबर वाला है बेटा जी, ये वैलेंसी में बिजी है, ये वैलेंसी में बिजी है। और ये 1 नंबर वाला वैलेंसी में बिजी है और लेकिन फ्री भी नहीं है। वैलेंसी में बिजी भी नहीं है लेकिन फ्री भी नहीं है। मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से 1 नंबर और 2 नंबर में से किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? बोले सर 1 नंबर वैलेंसी पूरा नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत ही मामूली सी एनर्जी दो, ये निकल जाएगा बाहर और फ्री हो जाएगा। और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये भी फ्री हो जाएगा। यानी फ्री करने के मामले में ये जो 5वां जो इलेक्ट्रॉन है, जो डोनर एटम जिसको बोला, जो डोनेट कर रहा है ये वाला एटम, ये थोड़ा सा आसान है इसको फ्री करना। तो बस यही दिखाया जा रहा है। ये 5वां जो है आपका ये डोनर टाइप इम्प्योरिटी है, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। कब करेगा? जब उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, रूम टेम्परेचर पे ये फ्री होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक एटम ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल ही गया। अब जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे, लेकिन ओवरऑल आपके इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे इम्प्योरिटी की वजह से। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर में, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
मेजॉरिटी होते हैं और होल्स जो है वो माइनॉरिटी होते हैं, यानी इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं, होल कम होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, वो आपके होल्स होते हैं। ये नीचे लिखा भी हुआ आप देख सकते हो, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे स्टार लगा रहा हूँ। और एक कॉमन सा फॉर्मूला भी होता है बेटा इनके लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स और होल के नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, ये ni स्क्वायर के बराबर होता है। ni मैंने लास्ट बताया था नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज के लिए। ये मेन बात याद रखिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। और एक चीज और आप जरा इनके बारे में याद रखिए, ओवरऑल जो ये जो मटेरियल होता है ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जितने आप बोले सर इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है, अरे उतने इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बैठे हैं। ओवरऑल जो क्रिस्टल होता है एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो बेटा जी, वो न्यूट्रल होता है। और अगर इसकी बात करें, अगर हम एनर्जी डायग्राम बनाएं तो वही वैलेंस बैंड नीचे की तरफ होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर की तरफ होता है, एंड इनमें एक नया एनर्जी का लेवल बन जाता है। देखो आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनको बहुत थोड़ी एनर्जी मिलती है, फ्री हो जाएंगे, तो उनका एक अपना लेवल होता है। हाँ बिल्कुल होता है, उसको हम दिखाते हैं एक अलग लेवल से, जिनको कहा जाता है बेटा डोनर एनर्जी लेवल। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। क्यों बोला डोनर एनर्जी लेवल, क्यों बोला? क्योंकि ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत ही थोड़ी एनर्जी से फ्री हो जाएगा, वैलेंस वाले जितनी नहीं, बहुत थोड़ी। तो ये नहीं है कहीं नजदीक है वैलेंस के, तो उसका अपने एक लेवल होता है। तो डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो लाइज बिलो द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के बहुत नजदीक होता है। बस इतना एन टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं, बस इतनी ज्ञान की बात पता होनी चाहिए। फिर बारी आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो भैया बिल्कुल आसान है। अगर हम इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी जो ऐड कर रहे हैं वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ट्राईवैलेंट तो तुम्हें पता होगा, जिसकी जो वैलेंसी है बेटा जी जिस एलिमेंट के लिए वो 3 है। अब 13th ग्रुप वाले हैं ये, 13th ग्रुप वाले हैं, और आपको पता है इसको अपन ट्राईवैलेंट भी बोल रहे हैं, है ना, ट्राईवैलेंट। और इसको हमने एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी भी बोला था, आपको याद होगा, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। तो अगर हम क्या करते हैं इंट्रिंसिक में एक ट्राईवैलेंट एक एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जो सेमीकंडक्टर बनता है बेटा जी वो पी टाइप बनता है। अब ये ट्राईवैलेंट कौन कौन से हैं, मैंने वो भी बताया था, बैंगन, आलू, गाजर, इनथैली, इस तरह से बताया था ना आपको। तो इनमें से कोई भी ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी का एग्जांपल बताओ, ये 4 ऑप्शन में मिल सकते हैं। तुमसे पूछा जाए कि पी टाइप बनाने के लिए इनमें से किसका यूज करोगे, ये पूछा जा सकता है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे से। फिर बारी आती है कि यार पी टाइप के अंदर होता क्या, पी टाइप के अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यार उसकी वैलेंसी 3 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए, इसलिए इस इम्प्योरिटी से जो एक इलेक्ट्रॉन की उम्मीद रखते हैं, मतलब इम्प्योरिटी ऐड करने से जो एटम नया ऐड हुआ इम्प्योरिटी वाला, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा। इसके अंदर बेटा जी देखो, एक मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए आजू बाजू सिलिकॉन को शेयर करना पड़ता है, लेकिन ये तो 3 ही लेके आए ऑलरेडी, एक इसके पास कम है, यानी इसका एक कोवेलेंट बॉन्ड पूरा नहीं हो पाएगा, तो ऑलरेडी इसके पास एक होल होता है। यानी इस तरह के सेमीकंडक्टर में होल्स जो है बेटा जी वो ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यानी मेजॉरिटी इस बार होल्स है और माइनॉरिटी में इस बार कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला भी होता है, NeNH जो है वो ni स्क्वायर के बराबर होता है, वही सेम जो पीछे वाले में मैंने बताया। तो बेटा जी इसमें भी क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपको पता है, इनके बीच का गैप तो वही लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आप मुझे एक चीज बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कभी भी किसी भी बॉन्ड से, तो वो क्या होगा, वो मतलब इस मान लीजिए एक कोवेलेंट बॉन्ड ये टूटता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला, क्या वो सीधा फ्री होगा? नहीं, वो फ्री नहीं होगा, पहले वो इस होल को फिल करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ। अगर आपसे पूछा वैलेंस बॉन्ड से निकला हुआ, वैलेंस बैंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कंडक्शन में चला जाएगा? नहीं, वो पहले इस होल तक जाने की कोशिश करेगा। यानी ये एक नया एनर्जी लेवल बना देता है। तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो जस्ट वैलेंस बैंड से ऊपर होता है बेटा जी, इसको कहा जाता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। क्यों जस्ट ऊपर? क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के पहले इसके अंदर जाते हैं, और ज्यादा एनर्जी देने पे शायद वो कंडक्शन बैंड में चले जाए। और यहाँ पर फिर वही बात कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप हो, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। और ये तो मैंने बता दिया आपको, एक्सेप्टर टाइप एनर्जी लेवल जस्ट वैलेंस बैंड से ऊपर होता है। अच्छा, डोनर टाइप क्या था? कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे था, ये वैलेंस बैंड से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। तो इस तरह से हम एन टाइप और पी टाइप के अंदर बेटा जी डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन यहीं तक ही देखेंगे, हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का। जो अगली वीडियो रहने वाली है हम उसमें डायोड्स के कंसेप्ट को समझेंगे, डायोड में अलग अलग तरह की डायोड्स है उनके यूजेस को देखेंगे, साथ में ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट्स के बहुत सारे प्यारे प्यारे कंसेप्ट अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आगे शेयर भी करें यार, ये आप सब बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाती है, तो आपका अपना प्यार दिखाना भी ज़रूरी है। शेयरिंग का काम लगातार होना चाहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।